ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से इंग्लिश की इस क्लास के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11th बिहार बोर्ड की बुक रैम्बो से एक और इंटरेस्टिंग पोइट्री पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नॉई इवनिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और पोइट्री है। क्लास में एंड तक बने रहिएगा, हम इससे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। वर्ड बाय वर्ड मैं इसको ब्रेक करने वाला हूँ और इसको समझाने वाला हूँ हिंदी और उर्दू में। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड अंटिल आई कंप्लीट द क्लास। प्लीज़ क्लास में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नॉई इवनिंग में। इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वुड्स। थोड़ा समझेंगे इसको, कैसे बना है ये वुड्स, क्या होता है। देखिए, वुड का मतलब होता है लकड़ी, लेकिन जब हम कहते हैं ना वुड्स, इसका मतलब होता है छोटा सा जंगल जो फॉरेस्ट से छोटा होता है। तो क्या मतलब, स्टॉपिंग बाय वुड्स, एक छोटे से जंगल को देखकर रुक जाना। ऑन, कब, स्नोई इवनिंग, यानी कि बर्फीली शाम में। स्नो मतलब होता है बर्फ, और स्नोई मतलब हो गया बर्फीली, यानी बर्फ वाली शाम में एक छोटे से जंगल को देख के रुक जाना। एक इंसान है जो कहीं सफर कर रहा होता है और अचानक एक जंगल में देखता है, एक छोटा सा जंगल देखता है और उसमें एक घर देखता है। उसको देखकर वो रुक जाता है। यही इस पोइट्री का नाम है, स्टॉपिंग बाय वुड्स इन स्नो इवनिंग। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज बोर्न 1874 एंड डाइड 1963, ऑफन कॉल न्यू इंग्लैंड पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1874 में पैदा हुए, 1963 में इनकी मृत्यु हो गई। जिन्हें अक्सर, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, कहा जाता है कॉल्ड न्यू इंग्लैंड पोएट। न्यू इंग्लैंड कवि कहा जाता है, अक्सर इन्हें यही कहा जाता है। वॉज बॉर्न, कहाँ पैदा हुए थे, इन सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुए थे, जन्म लिए थे। बट मूव्ड एट अर्ली एज, कहते हैं लेकिन वो कम उम्र में ही पूर्वी तट पर चले गए थे, टू द न्यू इंग्लैंड ऑन द ईस्ट कोस्ट। देखिए क्या कह रहा है, मूव का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। एट एन अर्ली एज मतलब ये है कि कम उम्र में ही वो एट एन अर्ली एज कहाँ चले गए थे, टू इंग्लैंड चले गए थे। और इंग्लैंड में कहाँ पर, ऑन द ईस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट का मतलब हो गया आपको पूर्वी तट पर, इंग्लैंड के पूर्वी तट पर चले गए थे। रिटर्निंग टू द स्टेट्स ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू पोइट्री एंड टीचिंग। अमेरिका लौटकर उन्होंने खुद को कविता और शिक्षण के लिए समर्पित कर दिया। देखिए, टीचिंग कहते हैं शिक्षण यानी पढ़ाने के, और पोइट्री मतलब हो गया कविता, और डिवोट कहते हैं अपने आप को कहीं पे समर्पित कर देना, अपने आप को वक्फ कर देना। तो यहाँ जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आए तो क्या हुआ, यहाँ अपने आप को उन्होंने क्या कर दिया, समर्पण कर दिया, समर्पित कर दिया अपने आप को दो चीज़ों के लिए, एक पोइट्री के लिए और टीचिंग के लिए, शिक्षण के लिए और कविता के लिए। ही ऑल्सो वर्कड एज न्यूज़ पेपर एडिटर एंड कॉबलर एंड फार्मर। तीन काम इन्होंने किया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इन्होंने न्यूज़पेपर एडिटर के तौर पे काम किया है, कॉबलर और फार्मर के तौर पे भी काम किया है। न्यूज़पेपर एडिटर का मतलब होता है यानी कि न्यूज़पेपर संपादक, अखबार के संपादक के रूप में भी काम किया है। और कॉबलर का मतलब होता है मोची, ठीक है। और फार्मर तो आप जानते हैं इसका मतलब होता है किसान, यानी कि वो न्यूज़पेपर संपादक, अखबार के संपादक के रूप में, और मोची के रूप में, और किसान के रूप में भी काम कर चुके हैं। देखिए, इतना बड़ा इंसान, इतना काबिल इंसान है, लेकिन काम बहुत मामूली सा करके इंसान ग्रेट बनता है। इसलिए किसी को उसके काम से नहीं बल्कि उसकी मेहनत से जाना जाता है। चलिए, हिज पोएम्स, उनकी जो कविताएं हैं, डिस्क्राइब का मतलब वर्णन करना, वर्णन करती हैं किस चीज की, ऑर्डिनरी पीपल, आम लोगों के बारे में विवरण करती हैं। मतलब ये है कि उनकी जो कविताएं हैं बहुत ही सरल और सुबोध भाषा में, यहाँ मतलब हो गया, एंड सिंपल सेटिंग का मतलब हो गया बहुत आसान तरीके से, इन ए वेरी सिंपल एंड लूसिड लैंग्वेज। लूसिड लैंग्वेज का मतलब हो गया बहुत आसान भाषा, बच्चे वाली भाषा में, एंड वेरी सिंपल बहुत ही साधारण तरीके से। किसके बारे में डिस्क्राइब करती है, ऑर्डिनरी पीपल, आम लोगों के बारे में। एक बार फिर से देख लेते हैं जरा इसको। कहते हैं हिज पोएम्स, उनकी कविताएं डिस्क्राइब करती है, वर्णन करती हैं। पहले देखते हैं कैसे वर्णन करती हैं। सिंपल सेटिंग में और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में,
आम लोगों के बारे में डिस्क्राइब करती है। आई बात समझ में? आम लोगों के बारे में डिस्क्राइब करती है, यानी बहुत आम लोगों के बारे में बहुत आसान तरीके से डिस्क्राइब करती है। लेकिन यहाँ पे एक बात और कही, बट हिज अपेरेंटली सिंपल थीम्स ऑफन कंटेन कॉम्प्लेक्स मीनिंग। क्या मतलब? लेकिन उनके सरल प्रतीत होने वाले विषयों में, बट हिज अपेरेंटली सिंपल थीम्स, उनके सरल प्रतीत होने वाले विषयों में अक्सर, अभी मैं बता चुका हूं कि ऑफन का मतलब अक्सर होता है, अक्सर कंटेन कॉम्प्लेक्स मीनिंग। अक्सर क्या होता है? अक्सर आप देखेंगे उसके अंदर कि जटिल अर्थ होता है उसके अंदर। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल अर्थ होता है। निहित का मतलब होता है छुपे होते हैं, कंटेंट शामिल होते हैं, यानी कि अंदर मीनिंग मतलब हो गया अर्थ। कॉम्प्लेक्स मीनिंग यानी कि जटिल अर्थ शामिल होते हैं उसके अंदर, यानी भाषा तो आसान होती है लेकिन बहुत मीनिंग बहुत गहरी होती है। आगे कहते हैं ही बियर्स ए क्लोज रिसेम्बलेंस टू वर्ड्सवर्थ इन हिज लव फॉर नेचर। क्या मतलब इस बात का? कहते हैं वो प्रकृति को दिखाने में, यानी कुदरत से मोहब्बत में, यानी नेचर से लव में, वो बिल्कुल किन की तरह लगते हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह लगते हैं। ही बियर्स ए क्लोज रिजेम्बलेंस। क्लोज रिजेम्बलेंस का मतलब क्या? बिल्कुल उन्हीं की तरह बात करना, उनकी तरह दिखना, मतलब उन्हीं की तरह मिलते जुलते होना। यानी प्रकृति से प्रेम में बिल्कुल वो किसकी तरह मिलते जुलते हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह। यानी कि एक पोएट है जिनका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ, वो भी जो है पोएट्री नेचर से बहुत मोहब्बत करते हैं, और ये भी। तो वही कह रहा है कि दोनों का जो थीम है बिल्कुल है, और इसीलिए ही बियर्स, वो रखते हैं एक क्लोज रिजेम्बलेंस, मिलती जुलती मुशाबहत, यानी कि एक जैसा, किसकी तरह? विलियम वर्ड्स की तरह। किस चीज में? इन हिज लव, अपने प्यार में नेचर से, यानी नेचर से, प्रकृति से जो प्रेम है उसमें वो विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह लगते हैं। आगे देखिए, उनकी जो रचनाएं हिज वर्क्स इंक्लूड शामिल करती हैं ए बॉयज विल। याद रखिएगा, थोड़ा सा इसको मैं अलग तरीके से हाईलाइट कर देता हूं। ए बॉयज विल, नॉर्थ ऑफ बोस्टन, ये उनकी बुक का नाम है। माउंटेन इंटरवल, न्यू हैम्पशायर, इसको हेम्सफियर या हैम्पशायर भी पढ़ते हैं, याद रखिएगा, हेम्सफियर या हैम्पशायर, याद रखिएगा। वेस्ट रिटर्निंग ब्रूक एंड ए फर्दर रेंज। ठीक है, तो यही कहना चाह रहा है, ये जो मैंने अलग अलग पिंक कलर में हाईलाइट किया, ये इनकी रचनाओं का नाम है। ए बॉयज विल, नॉर्थ ऑफ बोस्टन, माउंटेन इंटरवल, न्यू हैम्पशायर, वेस्ट रनिंग ब्रूक एंड फर्दर रेंज। सब में उसके डेट्स लिखे हुए हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा उसमें सबके, उसके कब वो पब्लिश हुई। 1914, 1916, 1923, 1913, 1928 और 1936, सबके डेट के साथ उनकी पब्लिकेशन को, पब्लिकेशन डेट याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या कहना चाह रहे हैं? फ्रॉस्ट वॉन न्यूमरस अवार्ड्स। जो फ्रॉस्ट हैं उन्होंने बहुत सारे पुरस्कार को जीता है। न्यूमरस का मतलब होता है बहुत सारा, न्यूमरस का मतलब बहुत सारा, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल किया जाता है 2 पुलिट्जर प्राइज को। एंड बाय द टाइम ही डिलीवर्ड हिज पोएम, और जिस वक्त उन्होंने, बाय द टाइम का मतलब जिस समय उन्होंने डिलीवर किया अपनी एक कविता को, द गिफ्ट आउटराइट। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसके बारे में बात करें। कहाँ? एट द इनॉग्रेशन ऑफ प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी इन 1961। एक अमेरिका के प्रेसिडेंट है जिनका नाम है जॉन एफ कैनेडी, तो इनका जो प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशनल स्पीच था ना, उसमें उन्होंने एक पोएट्री पढ़ी थी, उनका नाम है द गिफ्ट आउटराइट। ठीक है, तो उसको पढ़ने की वजह से ही हैड अचीव्ड, उन्होंने हासिल किया है द स्टेटस ऑफ अनऑफिशियल पोएट ल्यूरेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका के शानदार जबरदस्त शायर में अनौपचारिक रूप से। मतलब क्या हुआ कि जब उन्होंने ये राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के उद्घाटन समारोह में जब ये अपनी कविता को पढ़ा जिसका नाम है द गिफ्ट ऑफ आउटराइट, तब तक वो अमेरिका के अनौपचारिक कवि पुरस्कार विजेता में दर्ज प्राप्त कर चुके थे। मतलब ये कि उनको ये मकाम हासिल हो गया। देखिए, ये जो जिसको मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है ना, ये अमेरिका में एक स्टेटस है, डेजिग्नेशन है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो लोग बहुत अच्छी पोइट्री करते हैं उन्हें पोएट ल्यूरेट ऑफ अमेरिका कहा जाता है, यानी कि अमेरिका के शानदार कवि। तो इनको भी जब तक ये पढ़ रहे थे तब तक अनऑफिशियली जो है पोएट ल्यूरेट ऑफ अमेरिका का खिताब मिल चुका था। किनको? हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, याद रखिएगा।
ठीक है, तो ये था उनके बारे में। थोड़ा सा आप देखते हैं पोइट्री में क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत ही आसान साधारण सी पोइट्री है, छोटी सी भी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मैंने आपको बता दिया है कि वुड्स का मतलब क्या है यहाँ पे। वुड्स का मतलब छोटा सा जंगल है, तो छोटे से जंगल को बर्फीली शाम में देखकर रुक जाना। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो। ये किसका ये किसका जंगल है जिसको मैं जानता हूं, या ये कह लीजिए जंगल में किसका घर है। आई थिंक आई नो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जानता हूं। हुज का मतलब किसका, वुड्स वही जंगल या जंगल में बने छोटे छोटे घर। दीज आर, ये किसके, ये देखिए यहाँ पे ये है, वो जंगल से चल पड़े हैं, ये घर दिख रहा है आपको। तो ये कह रहे हैं कि ये किसका घर है, मुझे मालूम है, मुझे ऐसा लगता है। हिज हाउस इन द विलेज, जिसका घर है वो उसका घर गांव में है। दो, हालांकि ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, उस वो तो यहाँ पे नहीं है जिसका घर है यहाँ पे। हालांकि ही विल नॉट सी मी, वो मुझे नहीं देख पाएगा स्टॉपिंग हियर, यहाँ रुकते हुए, क्योंकि ये घोड़े से कहीं जा रहे थे और अचानक देखा कि ये घर, अरे ये मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इसको जानता हूँ, तो ये देखकर वो रुक गए थोड़ी देर के लिए। टू वॉच हिज वुड्स, कि मैं उसके घरों को देख रहा हूँ या मैं उसके छोटे से जंगल को देख रहा हूँ, जो कि क्या हो गया, फिल अप विद स्नो, जो बर्फ से ढक चुका है। फिल अप का मतलब होता है ढक जाना। देखिए तस्वीर में मैंने झलकाने की पूरी कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से पोइट्री समझ में आ जाए। देखिए ये एक इंसान है, जो घोड़े से कहीं जा रहा है और वो इमेजिनेशन कर रहा है कि ये घर जो है एक इंसान का है, जो इंसान गांव में रहता है और वो मुझे यहाँ पे नहीं देख पाएगा कि मैं उसके घर के सामने रुका हुआ हूँ, और क्योंकि उसका घर जो है बर्फ से एकदम ढका हुआ, देखिए वाइट वाइट जो है ना, ऐसे वही कहना चाह रहे हैं। माई लिटिल हॉर्स, जो मेरा छोटा सा घोड़ा है, मस्ट थिंक इट क्वीर। देखिए यहाँ पे क्यूर लिखा हुआ ना, क्वीर, क्वीर का मतलब होता है ताज्जुब करना, स्ट्रेंज होना, यानी कि अजीब सा फील करना, कि मेरा जो घोड़ा है वो उसको बहुत अजीब लग रहा होगा, वो बहुत अजीब स्ट्रेंज फील कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैं तो जा रहा था तेजी से, अचानक एक ऐसी जगह पे रुक गया जहां पे नहीं रुकना था। तो जाहिर सी बात है सवारी को भी हैरत होती कि यहां पे क्यों रुक गए। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस, मैं, फार्म हाउस कहते हैं अस्तबल को जहां पे घोड़ा बांधा जाता है, कि मुझे जाते जाते एक ऐसी जगह पे रुक जाना है जहां पे फार्म हाउस होता है, लेकिन मैं तो जंगल में रुक गया हूं। तो जंगल में रुकने की वजह से मेरे घोड़े को अजीब फील हो रहा होगा। माई लिटिल हॉर्स, मेरा जो छोटा सा घोड़ा है वो इसको अजीब समझ रहा होगा। टू स्टॉप विदाउट फार्म हाउस, कि मैं फार्म हाउस के बिना ही रुक गया हूं, यानी फार्म हाउस के बगैर रुक गया हूं एक ऐसी जगह पे जहां पे मुझे नहीं रुकना था। नियर कहां पे, नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, जमी हुई झील और जंगल में छोटे छोटे घरों के दरमियान, यानी कि यहाँ पे जंगल है, छोटा सा जंगल है, उसमें घर है और एक जमी हुई झील। ये देखिए जमी हुई झील के दरमियान में यहाँ पे आकर रुक गया हूं। ऐसा कैसे हो सकता है जबकि ऐसा नहीं होना था। ये घर है जंगल में छोटा सा, और एक जमी हुई झील है, ये उसके बीच में आके मैं रुक गया हूं। इस वजह से जो मेरा ये जो घोड़ा है, वो इसको बहुत अजीब सा फील कर रहा है। क्यों? क्योंकि अक्सर मैं यहाँ पे नहीं रुकता हूं, लेकिन मैं अचानक यहाँ पे रुक गया हूं। आगे देखिए, और वो द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, वो साल का सबसे अंधेरी अंधेरी शाम थी, यानी अंधेरी रात थी वो। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर का मतलब हो गया वो पूरे साल की सबसे अंधेरी रात थी। ठीक है, वही उसके बावजूद मैं यहाँ पे रुक गया हूँ, ये और ताज्जुब बात। इतने ताज्जुब होने के बावजूद उसने क्या किया, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक। यहाँ पे हार्नेस बेल लिखा हुआ ना, इसको समझने की कोशिश की। देखिए घोड़े के गले में एक घंटी होती है, ठीक है, तो उसको उसने एक बार नीचे पैर मारकर एक शेक दिया, हिलाया। शेक मतलब क्या होता है, हिलाना। ठीक है, तो क्या किया उसने, उसको जब अजीब लगा कि यहाँ पे मैं रुक गया हूँ बिटवीन फ्रोजन लेक एंड वुड्स, तो उसने मुझे बताने के लिए उसने एक बार अपने पैर को जमीन में मारा और एक बार जो है ना बेल बजाया। जो बेल कौन सा बजाया, हार्नेस बेल कहते हैं, गले में टंगी घंटी को जो अक्सर जानवरों को लगा दिया जाता है। ठीक है, क्यों किया उसने ऐसा, टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, वो मुझसे पूछना चाह रहा था कि कुछ गलती हो गई है जो यहाँ पे हम रुके हुए हैं, कुछ गड़बड़ है क्या। इज देयर एनी मिस्टेक, इज देयर एनी प्रॉब्लम दैट वी हैव स्टॉप्ड ओवर हियर बिटवीन फ्रोजन लेक एंड वुड्स, जमी हुई झील और जंगल के छोटे छोटे घरों के दरमियान हम यहाँ रुक गए हैं। देखिए द ओनली अदर साउंड्स, जहां पे सिर्फ द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लैग, जहां पे क्या है, सिर्फ दो चीजों की आवाज सुनाई दी जा रही है। एक स्वीप कहते हैं वो जो आसमान से गिरती हुई जो है
सीप ऑफ इजी विंड, हल्की हल्की हवा की आवाज थी, और बर्फ के गिरने की आवाज थी। उसी को डाउनी फ्लैग कहा गया होगा, यानी कि फ्लैग कहते हैं छोटे छोटे टुकड़े को, बर्फ के टुकड़े को ऐसे। तो एक तो हवा चल रही थी ऐसे, इसको स्वीप कहा गया है, इजी विंड, हल्की हल्की हवा का। एक इसकी आवाज थी। दूसरी आवाज कौन सी थी? डाउनी फ्लैग। ये डाउनी फ्लैग का मतलब हो गया ये जो छोटे छोटे जो बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे उसमें से बर्फ के गिरने की आवाज थी। लाइक कैसे? ये कैसे पता चलेगा? जब आप किसी बर्फीली इलाके में, कश्मीर वगैरह के इलाके में जाएंगे, दो आवाज आपको सुनाई देगी। एक तो स्वीप विंड, बहुत हल्की सी हवा की आवाज। दूसरा डाउनी फ्लेक, मतलब हो गया बर्फ के गिरने की आवाज आपको सुनाई दी जाए। तो कहता है मैंने उसको मेरे घोड़े ने मुझे हार्नेस बेल दिया मुझसे ये पूछने के लिए कि तुम एक ऐसी जगह पे रुके हो जहां पे तुम्हें नहीं रुकना चाहिए था। यहाँ पे सिर्फ दो आवाजें सुनाई दे रही है, एक हल्की हल्की आवाज हवा की सुनाई दे रही है, और दूसरी आवाज छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े गिरने की आवाज सुनाई दे रही है। ये बहुत ही खूबसूरत नजारा था। द वुड्स आर लवली, जंगल बहुत खूबसूरत है, या जंगल में बने छोटे छोटे घर बहुत खूबसूरत हैं। डार्क है एंड डीप है। डार्क मतलब ये कि बहुत घने हैं, और डीप है, बहुत मीनिंगफुल है। मतलब ये है कि वो बहुत बहुत सारा मीनिंग दे रहे हैं, बहुत सारा, मतलब अपने अंदर बहुत सारा मीनिंग रखे हुए हैं। जब आप उसको गौर से देखोगे तो सिर्फ आपको जंगल नजर नहीं आएगा, वो खुदा की कुदरत नजर आएगी, उसके अंदर खुदा के करिश्मे नजर आएंगे। बहुत डार्क है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मैंने कुछ वादे कर रखे हैं टू कीप, ताकि उसको निभाया जाए। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। वो प्रॉमिस क्या है कि मुझे सोने से पहले बहुत लंबा सफर करना। माइल्स कहते हैं मील को, बहुत मीलों दूर जाना है। तो जरा इस वाले स्टैंजा को मैं आपको फिर से बता देता हूं। द वुड्स आर लवली, जो जंगल में छोटे छोटे घर हैं बहुत खूबसूरत हैं, डार्क हैं, घने हैं, एंड डीप, बहुत गहरे हैं। डीप का मतलब ये है कि घर गहरे नहीं, बट वो बहुत गहरा मीनिंग दे रहे हैं, अपने अंदर बहुत गहरा अर्थ रखे हुए हैं, बहुत खूबसूरत मीनिंग्स रखे हुए हैं। उनको देखकर कुदरत के नज़ारे याद आते हैं। लेकिन मुझे भी यहाँ नहीं रुकना है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, मुझे भी अपना वादा पूरा करना है। प्रोमिसेस टू कीप का मतलब मुझे भी अपना वादा पूरा करना है, जो मैंने अपने अंदर एक समर्पण लिया है। वो क्या समर्पण है? एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये है कि सोने से पहले, बिफोर आई स्लीप का मतलब हो क्या? सोने से पहले मुझे बहुत लंबा सफर करना है। सोने से पहले मुझे बहुत लंबा सफर करना है। कहते हैं इस आखिरी स्टैंजा के बारे में कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं, इस आखिरी स्टैंजा को हमेशा अपने तकिए के नीचे रखा करते थे और बार बार पढ़ा करते थे, ताकि इंसान को ये लगे कि जब उसको फाइनल सोना है, उसको हमेशा अपना इंस्पिरेशन याद रहे कि उसे क्या करना है, उसको कितनी मेहनत करनी है। तो ये जो है, ये जो स्टैंजा है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जो हमारे मुल्क के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको ये हमेशा इंस्पिरेशन देता था। और इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम इस तरह की चीज़ों को अपने जहन में रखें, और अपना जो हमारा मोटिवेशन है, हमारी जो मंजिल है, हमसे दूर न जाए। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड टाइम।